टॉपिक क्या है बेटा हमारा? समास। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। संक्षेप बोले तो छोटा रूप। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। संक्षेप बोले तो छोटा रूप। समधने आस। समधने आस अर्थात है समीपे बैठना तथा कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव प्रकट करना। यह क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। संक्षेप बोले तो छोटा रूप। समधने आस अर्थात है समीपे बैठना तथा कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव प्रकट करना। यह क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ। किसका? समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का विलोम क्या होता है बेटा? व्यास। समास का विलोम क्या होता है? व्यास अर्थात इसका विपरीत क्या होता है? व्यास। किसका होता है? समास का। ये क्या है? इसका विलोम। इसके बाद में जो इसकी परिभाषा है वो क्या है? दो या दो। दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास। ये उतार लिया। इसके बाद में इसकी एक परिभाषा और है, वो क्या है? दो या दो से अधिक पदों के बीच। दूसरी परिभाषा क्या है बेटा? दो या दो से अधिक पदों के बीच आए हुए कारक चिन्ह। दो या दो से अधिक पदों के बीच आए हुए कारक चिन्ह। आए हुए कारक चिन्ह या अव्यय पदों का लोप करके पदों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है बेटा इसकी? दो या दो से अधिक पदों के बीच आए हुए कारक चिन्ह या अव्यय पदों का लोप करके पदों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास। क्या कहते हैं बेटा? समास। जैसे वह जो लक्ष्मी के स्वामी हैं। वह जो लक्ष्मी के स्वामी हैं। अब एक बार दोबारा से देखो इसकी परिभाषा। दो या दो से अधिक पदों के बीच। अब बताओ यहां पे पद क्या हो गए? वह लक्ष्मी
स्वामी। ये क्या है, दो या दो से अधिक पद आ गए इसमें, आए हुए कारक चिन्ह। अब बताओ इसमें कारक चिन्ह क्या आ गया, के, कारक चिन्ह आ गया के, या अव्यय पदों का लोप करके। अब बताओ इसमें अव्यय क्या आ गया, जो। और अव्यय किसे कहते हैं, जिन शब्दों का लिंग वचन कारक काल आदि नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं बेटा, अव्यय। वह क्या कहलाता है, अव्यय। एक बार दोबारा से देखो, जिन शब्दों का लिंग वचन कारक काल आदि नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं, अव्यय। अब इसमें अव्यय क्या है, जो। क्या इसका हम लिंग बदल सकते हैं, क्या इसका रूप, क्या इसका कारक, क्या इसका काल बदल सकते हैं, अर्थात नहीं बदल सकते। तो बेटा ये क्या है, जो क्या है बोलो, अव्यय। क्या इसमें, अव्यय। लोप करके पदों को संक्षिप्त, संक्षिप्त बोले तो छोटा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास। अब इसका हम छोटा रूप क्या करेंगे, इनका क्या कर देंगे, लोप। जो के स्वामी और इनका क्या कर देंगे बेटा, लोप कर देंगे। तो इससे जो शब्द बनता है वो क्या बनता है, जैसे विष्णु क्या बनता है, छोटा रूप क्या बनता है इसका, विष्णु। क्या बनेगा, विष्णु, या फिर रमेश, या फिर क्या बनेगा, श्रीश। क्या बनेगा बेटा, श्रीश। जैसे रमेश का संधि विच्छेद करो, रमा प्लस ईश। रमा किसे कहते हैं, लक्ष्मी को, और ईश किसे कहते हैं, स्वामी को। तो वह जो लक्ष्मी के स्वामी है वो कौन है, विष्णु। कौन है बेटा, विष्णु। तो बताओ इनका लोप करके, इन पदों का लोप करके जो छोटा रूप बना है वो क्या बना है, विष्णु। क्या बना है बेटा, विष्णु, या रमेश, या फिर श्रीश। श्रीश का संधि विच्छेद करो, श्री प्लस ईश। क्या होता है बेटा, श्री धने ईश। श्री का मतलब क्या होता है, लक्ष्मी। ईश का अर्थ क्या होता है, स्वामी। तो वह जो लक्ष्मी के स्वामी हैं वो कौन है, विष्णु। इससे जो छोटा रूप बना है वो क्या बना है, बोलो, विष्णु। यहां तक समझ में आया नहीं आया, बोलो। इसके बाद में आता है सामासिक पद। सामासिक पद, सामासिक पद। सामासिक पद किसे कहते हैं, सामासिक पद। एक बात और आती है यहां पे, शब्द और पद में क्या अंतर होता है, शब्द और पद में क्या अंतर है। मैं बार बार यहां पे पद बोल रहा हूं, शब्द और पद में क्या अंतर है यहां पे, कोई बच्चा बता सकता है, शब्द और पद। शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, नहीं पता। जैसे यहां पे है मोहन है, अब बताओ बेटा यहां पे मोहन शब्द है या पद है, शब्द है, पद नहीं है। पद कब होगा, मोहन, जब शब्द में लिंग वचन कारक काल जुड़ जाते हैं। एक बार दोबारा से देखो, जब शब्द में लिंग वचन कारक काल आदि जुड़ जाते हैं तो वह क्या कहलाता है बेटा, पद कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो, पद। अब यहां पे मोहन क्या है, शब्द है। अगर मैं इसे ऐसे लिखूंगा, मोहन ने पुस्तक लिखी, मोहन ने पुस्तकें लिखी। अब बताओ बेटा यहां पे मोहन क्या है, शब्द है या पद है। अब यहां पे मोहन क्या है, पद है, शब्द नहीं है। अब बताओ मोहन में कारक जुड़ रहा है कि नहीं, बोलो, जुड़ रहा है, काल जुड़ रहा है कि नहीं, बोलो। मोहन ने पुस्तक लिखी, कौन सा काल हो गया, भूतकाल। क्या आपको निश्चित पता है कब लिखी, मोहन ने पुस्तकें लिखी। तो बताओ काल क्या आ गया, भूतकाल आ गया। अब यहां पे मोहन क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। ये बात समझ गए, पद और शब्द में अंतर समझ गए। जब शब्द में लिंग वचन कारक काल आदि जुड़ जाते हैं तो वह क्या कहलाता है, पद कहलाता है। अब यहां पे बोलो मोहन क्या है, पद है, और यहां पे क्या था वो, शब्द है। समझ में आया नहीं आया, बोलो।
हमारी बात चल रही थी सामासिक पद। सामासिक पद किसे कहते हैं? सामासिक पद समास से निर्मित, समास से निर्मित शब्द को सामासिक पद कहते हैं। समास से निर्मित शब्द को सामासिक पद कहते हैं। समास से निर्मित शब्द को सामासिक पद कहते हैं। समास से निर्मित शब्द को क्या कहते हैं बेटा? सामासिक पद कहते हैं। अब इस समास से, यहां पे देखो, इस समास से निर्मित जो शब्द है वो क्या कहलाएगा? सामासिक पद। क्या कहलाएगा बेटा? सामासिक पद। तो यहाँ पे वह जो लक्ष्मी के स्वामी है, इससे निर्मित कौन सा शब्द बना है? विष्णु। कौन सा बना है बेटा? विष्णु। तो यह क्या कहलाएगा? सामासिक पद। यहाँ पे विष्णु क्या कहलाएगा? सामासिक पद। यानी वह जो लक्ष्मी के स्वामी है, इससे निर्मित जो शब्द बना है वह क्या बना है बेटा? विष्णु, रमेश या श्रीश। तो बताओ यह क्या कहलाएगा? सामासिक पद। समझ में आया नहीं आया बोलो? यानी वह जो लक्ष्मी के स्वामी है, इससे निर्मित जो शब्द बना है वह क्या बना है बेटा? विष्णु, रमेश या श्रीश। तो बताओ यह क्या कहलाएगा? सामासिक पद कहलाएगा। इसके बाद में आता है विग्रह। क्या आता है बेटा? विग्रह किसे कहते हैं? विग्रह, विग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लड़ाई या झगड़ा। क्या होता है बेटा? विग्रह का शाब्दिक अर्थ है लड़ाई या झगड़ा। तो विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद को अलग अलग करने की रीति को समस्त पद को अलग अलग करने की रीति को विग्रह कहते हैं। समस्त पद को अलग अलग करने की रीति, रीति का अर्थ क्या होता है? ढंग या शैली या कायदा। समस्त पद को अलग अलग करने की रीति को क्या कहते हैं बेटा? विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? विग्रह। समझ में आया नहीं आया बोलो? यानी समस्त पद क्या है? यहाँ पे जैसे विष्णु है, यह क्या है बेटा? समस्त पद है। अब इस समस्त पद को अलग अलग करने की जो शैली है, जो ढंग है, उसे क्या कहेंगे? विग्रह। अब जैसे यहाँ पे ये विष्णु है, इसको हमने यानी खंडों में बांट दिया। किस में बांट दिया बेटा? खंडों में या टुकड़ों में। तो यानी विष्णु से क्या बना? वह जो लक्ष्मी के स्वामी है, यानी इसको टुकड़ों में बांटे दिया, इसको क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। तो बताओ यह क्या कहलाएगा? विग्रह। क्या कहलाएगा बेटा? विग्रह। समझ में आया नहीं आया बोलो? क्या कहलाएगा ये? विग्रह। और ये क्या कहलाता है? सामासिक पद। जब इसको हम अलग अलग कर देंगे, टुकड़ों में बांट देंगे, तो बताओ यह क्या कहलाएगा? विग्रह। क्या कहलाएगा बेटा? विग्रह। यहां तक समझ में आया? अब कोई बता सकता है मुझे समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं बेटा? समास के 4 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 4। कितने भेद होते हैं बोलो? 4। समास के 4 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 4। यहां पे देखो, पहला है पूर्व पद प्रधान। अव्ययीभाव समास।
अव्ययी भाव है समास। पूर्व का अर्थ क्या होता है? पहला। पूर्व का अर्थ क्या होता है बेटा? पहला। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वह क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। वह कौन सा कहलाता है? अव्ययी भाव समास। पूर्व का अर्थ क्या होता है? पहला। जिस समास का पूर्व माने पहला पद प्रधान, प्रधान का अर्थ क्या होता है? मुख्य होता है, तो वह कौन सा कहलाता है? बोलो। अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसके बाद में नंबर 2, उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। उत्तर का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे बाद वाला या दूसरा। उत्तर का मतलब क्या होता है बेटा? बाद वाला या फिर दूसरा। जिस समास का उत्तर पद प्रधान या मुख्य होता है तो वह कौन सा समास कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। अर्थात मेरा कहने का भाव है जिस समास का दूसरा पद या बाद वाला पद प्रधान या मुख्य होता है तो वहां पे कौन सा समास होता है? बोलो। तत्पुरुष समास होता है। नंबर 3, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास कहलाता है? बोलो। कौन सा कहलाता है? द्वंद्व समास। दोनों पद, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं? मुख्य होते हैं या प्रधान होते हैं तो वहां पे कौन सा समास होता है बेटा? द्वंद्व समास होता है। कौन सा होता है? बोलो। द्वंद्व समास। इसके बाद में नंबर 4, और जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पे कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास। दोनों पद अप्रधान, अप्रधान, तो वहां पे कौन सा होगा? बोलो। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं अर्थात यानी दोनों ही पदों से कोई अर्थ नहीं निकलता है, कोई तीसरा ही पद क्या देता है? अर्थ देता है, तो वहां पे कौन सा समास होता है बेटा? बहुब्रीहि समास होता है। तो वहां पे कौन सा होता है? बोलो। बहुब्रीहि समास। इसके बाद में डालो विशेष। विशेष डाल के लिखो बेटा। विशेष डाल के हेडिंग डालो विशेष। कुछ विद्वानों ने कर्मधार्य, कुछ विद्वानों ने कर्मधार्य व द्विगु समास को, कुछ विद्वानों ने कर्मधार्य व द्विगु समास को तत्पुरुष समास का भेद न मानकर, तत्पुरुष समास का भेद न मानकर इनकी गिनती अलग से की है। इनकी गिनती अलग से की है। इनकी गिनती अलग से की है। इसलिए
समास के चार भेद न हो करे, इसलिए समास के चार भेद न हो करे, इसलिए समास के चार भेद न हो करे। छह ही भेद होते हैं, इसलिए समास के चार भेद न हो करे, छह ही भेद होते हैं। कितने होते हैं बेटा? छह। समझ में आया नहीं आया? बोलो। आ गया ना? जो आपने बोला था, यानी कितने भेद होते हैं? छह ही भेद होते हैं। एक बार दोबारा से, मैंने आपको समास के कितने भेद बताए थे? चार। कितने भेद बताए थे बेटा? चार। जिस समास का यानी पहला पद प्रधान होता है वहां पे कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। यानी पूर्व का अर्थ क्या होता है बेटा? पहला। और जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर बोले तो बाद वाला या दूसरा, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तो वहां पे कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद नंबर 3, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पे कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। इसके बाद में जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं, यानी कोई तीसरा ही पद क्या निकालता है? अर्थ निकालता है, तो वहां पे कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। मैंने आपको विशेष में क्या लिखाया? कुछ विद्वानों ने कर्मधारय और द्विगु समास, कौन कौन से बेटा? कर्मधारय और द्विगु समास को तत्पुरुष समास का भेद न मानकर इनकी गणना या इनकी गिनती अलग समासों में की है, इसलिए समास के चार भेद न होकर कितने माने हैं बेटा? छह। कितने माने? छह। तो बताओ समास के कितने भेद होते हैं? छह भेद होते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड समास के छह ही भेद मानती है। कितने मानती बेटा? राजस्थान शिक्षा बोर्ड समास के कितने भेद मानती है? छह। अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं तो आप चार भेद न लिखकर कितने भेद लिखेंगे? छह ही भेद लिखेंगे। इसके बाद में एक बात और आती है कि कोई शब्द में यह जरूरी नहीं है कि एक ही समास हो, एक शब्द में दो समास भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं पीतांबर, पहला शब्द क्या है बेटा? पीतांबर। पीतांबर शब्द में समास कौन सा है? पीतांबर शब्द में यह जरूरी नहीं है कि पीतांबर शब्द में एक ही समास होगा, यह जरूरी नहीं है, यानी एक शब्द में दो समास भी हो सकते हैं। जैसे पीतांबर शब्द का संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद क्या होता है बेटा? पीत धने अंबर। क्या होता है? पीत धने अंबर। यहां पे अंबर के कितने अर्थ होते हैं? दो। अंबर मानी क्या होता है बेटा? आकाश भी होता है। अंबर मानी क्या होता है? आकाश। और अंबर का दूसरा अर्थ क्या होता है? वस्त्र। क्या होता है बेटा? वस्त्र। और पीत का अर्थ क्या होता है? पीला। पीत का अर्थ क्या होता है? पीला। समझ में आ नहीं आया? बोलो एक बार दोबारा से देखो। यह आवश्यक नहीं है कि एक शब्द में एक ही समास होगा। समास तो शब्द के प्रयोग और विग्रह पर निर्भर करता है। प्रयोग के अनुसार ही सामासिक पद का क्या करना चाहिए? विग्रह करना चाहिए। जैसे पीतांबर शब्द के टुकड़े क्या होते हैं बेटा? पीत धने अंबर। पीत का अर्थ क्या होता है? पीला। और अंबर के कितने अर्थ होते हैं? दो। अंबर माने आकाश, और दूसरा अर्थ क्या होता है इसका? वस्त्र। अगर मैं इसका विग्रह इस प्रकार करता हूं, पीले हैं वस्त्र जिसके बह, पीले हैं वस्त्र जिसके बह, पीले हैं वस्त्र जिसके बह। अब बताओ यहां पे बेटा तीसरा अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? तीसरा अर्थ।
यानी पीतांबरधारी किसको कहा जाता है? विष्णु या श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो यहां पे बेटा कौन सा समास निकलता है? बहुब्री समास। यहां पे कौन सा निकलता है बोलो? बहुब्री समास। एक बार दोबारा से देखो, अगर मैं पीतांबर शब्द का विग्रह पीले हैं वस्त्र जिसके बह इस प्रकार करता हूं तो बताओ कौन सा समास निकलता है? बहुब्री समास। यानी कोई तीसरा ही पद क्या दे रहा है? अर्थ दे रहा है। तो वहां पे कौन सा समास होता है बोलो? बहुब्री समास। कौन सा होता है बेटा? बहुब्री समास। तो यहां पे पहला जो समास है वो कौन सा है? बहुब्री। कौन सा है बेटा? बहुब्री। अगर मैं इसका विग्रह पीत जो अंबर करता हूं तो बताओ दूसरा समास कौन सा निकलता है? कर्मधारय। कौन सा निकलता है बेटा? कर्मधारय। समझ में आया नहीं आया बोलो? यानी समास तो शब्द के प्रयोग और विग्रह पर निर्भर करता है। प्रयोग के अनुसार ही सामासिक पद का क्या करना चाहिए बोलो? विग्रह करना चाहिए। तो बताओ पीतांबर शब्द में कितने समास हुए? दो। कितने हुए बेटा? दो। पहला कौन सा है? बहुब्री। और दूसरा कौन सा है? कर्मधारय। अगर इसका विग्रह पीले हैं वस्त्र जिसके बह करता हूं तो बताओ कौन सा समास निकलता है? बहुब्री निकलता है। पीत जो अंबर करता हूं तो बताओ कौन सा निकलता है? कर्मधारय समास निकलता है। जैसे तिरंगा शब्द है, कौन सा बेटा? तिरंगा। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तीन रंगों का समूह। अगर इसका विग्रह में क्या करता हूं? तीन रंगों का समूह इस प्रकार करता हूं तो बेटा कौन सा समास निकलता है? समूह या समाहार शब्द कौन से समास में आते हैं? द्विगु समास में। समूह या समाहार कौन से समास में आते बेटा? द्विगु समास में। तीन रंगों का समूह अगर तिरंगा शब्द का मैं विग्रह किस प्रकार करता हूं? तीन रंगों का समूह। तो बताओ बेटा कौन सा समास है? द्विगु समास। तो कौन सा समास निकलता है बोलो? द्विगु समास। अगर इसका विग्रह तीन रंगों का है जो बह, बताओ तीन रंगों का कौन सा होता है? क्या होता है तीन रंगों का? तीन रंगों का है जो बह, यानी राष्ट्रीय ध्वज। क्या है बेटा? राष्ट्रीय ध्वज, जिसे क्या कहते हैं? तिरंगा। क्या कहते हैं बेटा? तिरंगा। समझ में आया नहीं आया बोलो? अब यहां पे तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो तिरंगा शब्द में द्विगु समास भी निकल रहा है और बहुब्री समास भी निकल रहा है। मैंने जो आपको बताया वो सही है? सही बेटा? यह कोई जरूरी नहीं है